हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग का चैप्टर है चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है बेटा? ये ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग का मेन इस लेक्चर में फोकस रहेगा oogenesis पे। उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी एक दो चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। देखिए, बिल्कुल छोटी छोटी बातें जो आप लोग सोचते हो कि इतनी वेटेज नहीं रखती, क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है, जहाँ से इन्होंने टेस्टिस को डिस्क्राइब किया। टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे फ्रेम हो सकता है? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर टेस्टिस एंड चूज इनकरेक्ट वन। ईच टेस्टिस हैव 250 कंपार्टमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 स्ट्रेट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। देखिए, स्ट्रेट कर दिया हाईली क्वाइल्ड की जगह, यही इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इनसाइड बाय 2 types ऑफ सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेटोली सेल। ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस लेयर। तो इस तरह से क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं और आपके थोड़े से हैवी वेट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। शुरुआत जहाँ से चैप्टर की हुई थी वहाँ पे उन्होंने जेस्टेशन, पैचुरेशन, गैमेटोजेनेसिस, इम्प्लांटेशन को डिस्क्राइब किया था और बताया था कि क्या सीरीज ऑफ इवेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन साइकिल की। तो आप देखिए, गैमेटोजेनेसिस, इम्प्लांटेशन, पैचुरेशन, जेस्टेशन, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है मैच द फॉलोइंग, जबकि ये इतना दिखने में इतना वेटेज वाली बात नहीं लग रही। तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी। गैमेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट है। इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन है हमारा अटैचमेंट ऑफ यूटेराइन वॉल, जाइगोट जो बनेगा, जाइगोट एम्ब्रायो का अटैचमेंट यूटेराइन वॉल से। पैचुरेशन क्या है? चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी ऑफ बेबी। जेस्टेशन क्या है? जेस्टेशन है आपका एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन। तो ये देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है मैच द फॉलोइंग करके भी। ठीक है जी, आगे चलता हूँ और बातें करता हूँ। मेल एसेसरी सेक्स एसेसरी डक्ट, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट किसको इंक्लूड कर रही है? रेटेटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन चारों ही हो जाएंगे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, नीट में पहले भी आ चुका है। तो टेस्टिस में बन रही है, टेस्टिस से किस में आ जाएंगी? ट्रीड याद रख लीजिएगा आप, इसको याद रखने का तरीका ट्रीड याद रख लीजिएगा। ये हमारा हो गया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और हमारा वासा डिफरेंस। ट्रीड इस तरह से याद रख लीजिए, काम आपका चलेगा। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, यूरिथ्रल मीटस। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी को आपको चुन लेना चाहिए और इसको बिल्कुल आप रट लीजिए। देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन और बन सकता है। इफ द some reason the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gamete will not transported from। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको ये सीक्वेंस याद है, उन्होंने आपको एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल पोजीशन दे दी कि भाई वासा एफरेंशिया ब्लॉक्ड है, या कह सकते हैं रेटेटेस्टिस आपने लाइगेट कर दिया है, एपिडिडाइमिस ब्लॉक्ड है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा कहाँ से क्या ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है जी, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? गैमेट विल नॉट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम। तो वासा फ्रेंशिया अगर इन्होंने कर दी है तो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आपने याद में रखना है। इसके बाद ये जो आता है अपना स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मिएशन क्या है। पिछले साल भी इससे क्वेश्चन आया था, तो ये हर साल इंपॉर्टेंट ही रहता है, इसको आपको याद रखना है। इमैच्योर मेल जर्म सेल से स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन स्पर्मेटोजोआ में, मैच्योर स्पर्म में, उसको हम बोल रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्पर्मिएशन। ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ से एनसीईआरटी के कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने आपको बोला कहीं से कोई भी वो लोग एक ऐसी बात जो हम लोग सोचते हैं कि भाई ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन फ्रेम करने वाले बहुत स्मार्ट हैं, हम लोगों के गुरु हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बना देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ उनके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, कह लीजिए, या फेवरेट पॉइंट होते हैं, हैवी वेट पॉइंट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो यही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। आपको इस वाले चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो ख़ास तौर पे
कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है, बहुत अच्छे से कायदे से आपको पूरा चैप्टर पढ़ के जाना है। 2 से 3 क्वेश्चन इससे आपको मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। ठीक है जी, चलिए एक चीज़ और oogenesis पे आते हैं और उसको हम लोग पढ़ने की थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने की आपको मैं कोशिश करता हूँ। तो ये वाला जो है आपका पेज नंबर 47 पे स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ दे रखा है, वहाँ पे आप इसको स्पर्मेटोजेनेसिस क्या प्रोसेस है, स्पर्मिएशन क्या प्रोसेस है और स्पर्मियोजेनेसिस क्या प्रोसेस है, इसको आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनिया से मैच्योर स्पर्म का बनना। स्पर्मियोजेनेसिस भाई स्पर्मेटोजोआ जो बना, हम लोग का जो स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन स्पर्मेटोजोआ में मैच्योर स्पर्म में, वो प्रोसेस का नाम स्पर्मियोजेनेसिस। और फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनिफरस ट्यूब्यूल, मैच्योर स्पर्म जो बने हैं, स्पर्मेटोजोआ जो बने उनका रिलीज फ्रॉम द सेमनिफरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मिएशन बोल रहे हैं। ठीक है जी, इसमें जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो कौन सी सेल आपकी डिप्लॉयड हैप्लॉयड वो भी समझ लीजिएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होती है और इसमें म्यूटिक डिवीजन होता है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बनती है वो हैप्लॉयड होती है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। चलिए आगे चलूँ। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने ध्यान से पढ़ना है स्पर्म का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं oogenesis पे। ठीक है जी, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। इसको आइए देखें, इसको तो बात कर लेते हैं oogenesis की। आइए थोड़ा सा हम लोग स्लाइड से पढ़ें, थोड़ा आसान रहेगा आप लोग के लिए oogenesis को समझना। जी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis, विच इज़ मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से प्रोसेस अलग है। oogenesis स्टार्टेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है, प्यूबर्टी पे होता है। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल oogonia बोल रहे हैं, गैमीट मदर सेल का नाम oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. बर्थ होने के बाद oogonia का नंबर नहीं बढ़ेगा, जबकि स्पर्मेटोगोनिया में ऐसा नहीं है। These cells start division and enter into prophase first of the meiotic division and get temporarily arrested at this stage। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ। मियोटिक डिवीजन आप जानते हैं 2 फेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में फर्दर आपको 4 सब स्टेज हैं, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 1, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मेरे मुंह से अभी शायद गलत निकला। मियोसिस 1, मियोसिस 2, मियोसिस 1 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में ये टेम्परेरीली वहाँ पे हॉल्ट हो गया प्रोसेस और अरेस्ट हो गई हैं। एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। उस समय हम इनको प्राइमरी oocyte बोल रहे हैं। स्पर्मेटो, ये जो हमारी oogonia थी, ये एंटर हुई मियोटिक डिवीजन में और मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में ये प्रोसेस हॉल्ट गया, तो उस समय ये प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी फॉलिकल, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड देन कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जब प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जब सिंगल लेयर ग्रेनुलोसा सेल आ गई, तब ये कहला रहा प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है जी। अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल्स डीजनरेट, खत्म हो जाती है ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी आने तक बहुत सारी खत्म हो गई। देयरफॉर एट प्यूबर्टी एज पे ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट। केवल 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल हर ओवेरी में रह जाती है। सेकेंडरी फॉलिकल, द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। अब एक लेयर थी चारों तरफ प्राइमरी फॉलिकल के, तब हम प्राइमरी oocyte के, तब हम उसको प्राइमरी फॉलिकल कह रहे थे। और जब प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल की कई सारी लेयर इकट्ठी हो जाती, तब हम उसको सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। तो कई सारी लेयर ग्रेनुलोसा सेल की आ गई। ठीक है जी। तो ये था ग्रेनुलोसा सेल्स जब मल्टी लेयर्ड हो गए, तब ये हो गई प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, और इसके अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte है। टर्शरी फॉलिकल पे आइए।
The secondary follicle soon transform into tertiary follicle which is characterized by fluid filled cavity called antrum. ये fluid filled cavity बन गई, antrum बन गया। तो ग्रेनुलोसा सेल्स थोड़ी सी कहिए कि बाइसेक्ट हुई, थोड़ी सी वो अलग अलग हुई और उनके बीच में कैविटी का फॉर्मेशन हो गया। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्च। कब हम कहने लगते हैं कि सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में बदल गई? जब उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गई जिसको हम एंट्रम बोल रहे हैं। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका एंड आउटर थीका। और जो उसका छिलका था, थीका था, छिलका था, वो दो लेयर में बन गया अब, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट एट दिस स्टेज टर्शरी फॉलिकल जब बन गई है, द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब टर्शरी फॉलिकल जब बनी है तब तक प्राइमरी oocyte जो कि हॉल्ट हो गई थी किसमें, मियोटिक डिवीजन के प्रोफेस में, उसने अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लिया। और ये जो डिवीजन के फलस्वरूप दो सेल बनी है, स्पर्मेटोगोनिया में जो दो सेल बनती हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो इक्वल साइज की होती है, लेकिन यहाँ पे जो दो सेल बनी है अनइक्वल साइज की, रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बन गई जो हैप्लॉइड है, एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। सब कुछ उसी ने रख लिया, मुझे दे दो। क्यों? इससे क्या एडवांटेज है? कैन यू थिंक एनी एडवांटेज फॉर दिस? आपकी एनसीईआरटी पूछ रही है। आंसर क्या है? द स्पर्म ओनली प्रोवाइड्स जेनेटिक मटेरियल टू द एम्ब्रायो वेयर एज न्यूट्रिएंट, साइटोप्लाज्म एंड एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द एग और ओवम टू द एम्ब्रायो विच फर्दर हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये इसका जवाब है कि आगे चल के जो भरण पोषण इसने करना है जाइगोट का, वो सारा मटेरियल यही दे रही है। और स्पर्म क्या लेके आ रहा है? केवल जेनेटिक मटेरियल लेके आ रहा है। तो लड़का आप जानते ही हो, घर परिवार में केवल पैसा लेके आता, बाकी की सारी जिम्मेदारी कौन उठाती? माँ उठाती है। खाना पीना वही, हालांकि पैसे से ही सब कुछ है, वो बात अलग है, लेकिन वही चीज़ यहाँ आप एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए कि स्पर्म ने क्या प्रोवाइड किया? केवल जेनेटिक मटेरियल, न्यूट्रिएंट, साइटोप्लाज्म, ये सब जो चाहिए, एनर्जी जो चाहिए ग्रोइंग जाइगोट को, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक सेल प्रोवाइड कर रही है। सेकेंडरी oocyte डेवलप्स फर्दर इनटू ओवम विच फॉर्म्स द जाइगोट ऑन फर्टिलाइजेशन। सेकेंडरी oocyte बन गई थी, ये फर्दर डेवलप हो जाएगी ओवम में। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट? एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। ये आपकी एनसीईआरटी कह रही कि हम लोग को नहीं पता। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल बदल गई मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन। अब ये जो इसके अंदर क्या थी, क्योंकि मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुका, सेकेंडरी oocyte थी। इसने क्या किया? सेकेंडरी oocyte ने अपने चारों तरफ एक लेयर बना ली है, न्यू मेम्ब्रेन बना ली, जोना पेलुसिडा। ठीक है जी। तो जोना पेलुसिडा एक नई मेम्ब्रेन बन गई हमारी, ये टर्शरी फॉलिकल जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बदली है, तो जोना पेलुसिडा भी बन गई है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। और ग्राफियन फॉलिकल फाइनली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और रिलीज कर देगा क्या? ओवम, सेकेंडरी oocyte। What are the major differences between spermatogenesis and oogenesis? One primary spermatocyte at the end gave rise to 4 spermatid, whereas one primary oocyte finally gave rise 1 egg. एक तो ये डिफरेंस है कि एक स्पर्मेटोसाइट से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फाइनली हमको 4 स्पर्म मिलते हैं और एक प्राइमरी oocyte से हमको 1 एग मिलता है। इन स्पर्मेटोजेनेसिस द डॉटर सेल्स आर इक्वल। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो डॉटर सेल बन रही हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो दो बने, या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के डिवीजन से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, वो इक्वल साइज के हैं। वेयर एज oogenesis डॉटर सेल्स आर अनइक्वल। प्राइमरी oocyte जब डिवाइड होगी देगी, बन रहा सेकेंडरी oocyte ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी बहुत छोटी होगी, सेकेंडरी oocyte बड़ी होगी। उसके बाद फिर जब सेकेंडरी oocyte सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करती है तो ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे सेकेंड पोलर बॉडी जो बनती है, वहाँ पे भी आप देखेंगे साइज डिफरेंट है। मैच्योरेशन फेज इज क्वाइट लॉन्गर इन oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस, भले वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो, भले oogenesis हो, 3 फेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। मैच्योरेशन फेज तीसरा जो फेज है, ये फेज oogenesis में बहुत लंबा फेज है। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन ओल्ड एज अप टू द 65 to 70 ईयर्स। आप जानते हैं मर्द और घोड़ा कभी बुढ़े नहीं होते, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है। वेयर एज oogenesis सीजेज अप टू द 40 to 45 ईयर। ये कुछ डिफरेंसेस हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट नीट में भी आया था, नीट 2022 में भी। तो ये आपने याद रख लेना है, इससे आपका काम चलेगा जितना आपको पढ़ाया।
आगे चलता हूँ, अब मैं वापस एनसीईआरटी पे आता हूँ क्योंकि समय आप लोग का बहुत कीमती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंसीडर कर लीजिए, उसमें कौन सी सेल डिप्लॉयड हैप्लॉयड है। oogenesis प्रोसेस को मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, मेरे ख्याल से कुछ आपको शायद हेल्प मिली होगी लेक्चर से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आपको कैसे भी फ्रेम हो सकता है। ठीक है जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसमें हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं, कौन से हार्मोन का क्या रोल है, पढ़ना आपने सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन आपको जो मिलने की उम्मीद है, क्वेश्चन आपको oogenesis से मिलने की तो 100% उम्मीद है ही है। तो oogenesis को तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके अलावा आपने कहाँ से पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ के जाइए। उसके अलावा आपको ये वाला क्वेश्चन इस बार मिलना चाहिए, करेक्ट सीक्वेंस जो है स्पर्म के आउट होने की, उसको आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ठीक है जी, इतना करके जाइए। बाकी मिलता हूँ ब्रेक के बाद, अगले लेक्चर की तैयारी करता हूँ कि अगले लेक्चर में आपको 4th चैप्टर से क्या आने की उम्मीद है। अगर आपने लेक्चर अंत तक देखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।